नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब हम उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल के बारे में बात करेंगे और इसके मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा सन 1843 ईस्वी से सन 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। रीतिकाल में सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की गईं। विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण पर विभिन्न मत हैं। जैसे मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, तो वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए नामकरण को यानी कि रीतिकाल जो उन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल को, उसे स्वीकार किया गया। रीति का अर्थ होता है पद्धति, मार्ग या शैली। रीतिकाल में रीति शब्द से तात्पर्य काव्यांग निरूपण से है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर काव्य रचना की पद्धति रीति नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पद्धति को रीतिकाल में प्रमुखता से ग्रहण किया गया। काव्य शास्त्र में एक विचारधारा के अंतर्गत रीति को काव्य की आत्मा माना गया है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रीतिकाल में अधिकांश कवियों की रचनाओं में रीति की प्रधानता के कारण भी इसका नाम रीतिकाल रखा गया। आचार्य वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना पद्धति विशेष के कारण इसका नाम रीतिकाल है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तन केशव दास ने किया। केशव दास को रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा का आदि आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को हिंदी के प्रथम रीति काव्य आचार्य की संज्ञा दी। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। भक्ति काल में जहाँ अनुभूति प्रमुख तत्व थी, वहीं रीतिकाल की काव्य धारा में अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हो गई। रीतिकालीन काव्य मुख्यतः दरबारी परिवेश में रचा गया काव्य है। अब हम बात करेंगे रीतिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की। तो राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का और उसके बाद उसके पतन का काल था। यह समृद्धि और विलासिता का काल भी था। रीतिकाल में मुगलों और अवध के विलासी शासकों का अंत बहुत कारुणिक रहा। सामाजिक दृष्टि से रीतिकाल आदि से अंत तक घोर अधःपतन का युग कहा जा सकता है। रीतिकाल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिसका जनसामान्य के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था। इस काल में गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जनता शासक वर्ग के अत्याचारों से त्रस्त थी। नारी को इस काल में भोग्य माना गया, उसका सम्मान ना के बराबर था। कृषक श्रमजीवियों का निम्न वर्ग सभी ओर से शोषण का शिकार था। समाज में नैतिक मूल्यों का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका था। सामाजिक अवस्था के साथ ही रीतिकालीन सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीतियों ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में जो दूरियां कम की थीं, औरंगजेब की कट्टरता ने उन्हें फिर से बढ़ा दिया। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलासिता का ही साम्राज्य फैलने लगा। जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वासों का पुजारी और मौलानाओं द्वारा लाभ उठाया जा रहा था। रीतिकाल में कबीर या नानक जैसे व्यक्तित्व की छाप नहीं थी, जो जनमानस को प्रभावित कर सही मार्ग पर ला सकते थे। साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल को समृद्ध माना जा सकता है। कवियों को रचना करते समय अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि का ध्यान रखना पड़ता था। इस युग के अधिकांश कवियों ने जो राजाश्रित थे, आश्रयदाताओं की प्रशस्तियाँ अतिरंजित शैली में लिखी। चित्रकला भी
काव्य के समान ही इस युग में खूब फली फूली। स्थापत्य एवं संगीत कला भी रीतिकाल में विशिष्ट स्थान पर विराजमान थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, परंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा विराजमान थी। रीतिकाल में कवियों एवं अन्य ललित कलाओं को राजाश्रय प्राप्त होने के कारण विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं रीति काव्य के मूल स्रोत पर कि रीतिकाल का साहित्य कहाँ किन किन वर्गों में विभाजित हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं। तो रीतिकालीन जो उपलब्ध साहित्य है उसे 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है देश के विभिन्न पुस्तकालय। यहाँ अनेक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं। तो वे पुस्तकालय कौन कौन से हैं जिनमें ये हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं? तो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का आर्य भाषा पुस्तकालय, रामनगर वाराणसी का स्थित काशी नरेश का पुस्तकालय, पटियाला स्थित नेशनल आर्काइव्स का पुस्तकालय, बड़ौदा स्थित गायकवाड़ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सयाजीराव विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का पुस्तक संग्रहालय। दूसरा है यानी कि दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जिन्होंने अपने पास अनेक हस्तलिखित एवं प्रकाशित ग्रंथ संभाल कर रखे हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर, श्री गोविंद चतुर्वेदी, श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी, कैप्टन शूरवीर सिंह, डॉक्टर भवानी शंकर याज्ञिक। और तीसरा है यानी कि तीसरे वर्ग में प्राचीन एवं नवीन प्रकाशन संस्थाओं को रखा गया है। इनमें श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई, भारत जीवन प्रेस काशी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, गंगा ग्रंथागार लखनऊ। प्राचीन एवं नवीन प्रकाशन संस्थाओं ने रीतिकालीन साहित्य को सर्वसाधारण तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अब हम बात करेंगे रीतिकालीन कवियों के बारे में। तो रीतिकालीन कवियों का भी 3 वर्गों में विभाजन किया गया। पहला है रीति सिद्ध कवि, दूसरा रीतिबद्ध कवि, तीसरा रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि। तो सबसे पहले हम जानते हैं रीतिबद्ध कवि के बारे में। इस वर्ग में उन कवियों को रखा गया जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इस वर्ग के कवियों को शास्त्रीय कवि और आचार्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य संस्कृत काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करना था। रीतिबद्ध कवियों ने किसी प्रकार के काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए ग्रंथों की रचना नहीं की। इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, केशवदास, देव, मतीराम, पद्माकर, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, प्रताप सिंह, ग्वाल आदि। अब आते हैं हम रीति सिद्ध कवियों पर। तो रीति सिद्ध कवि से आशय ऐसे कवियों से है जिन्होंने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, रीति काव्य की बंधी बधाई परिपाटी में आस्था रखते हुए भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इन्होंने उदाहरण स्वरूप छंदों की रचना की। छंदों की रचना करते समय किसी न किसी काव्यांश पर दृष्टि रखी। इन्होंने स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। इस वर्ग में बिहारी को रखा जा सकता है। बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना गया है। अब हम बात करते हैं रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि के बारे में। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांश निरूपण न कर मुक्त रूप से श्रृंगार परक काव्यों की रचना की। इन कवियों ने स्वयं को लक्षण ग्रंथों की परिपाटी से स्वतंत्र रखा। इस वर्ग के कवियों ने अपने हृदय की अनुभूतियों व पीर का वास्तविक वर्णन किया। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं। अब हम जानते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थीं। तो रीतिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी। रीतिकालीन कवियों के काव्य में विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए
श्रृंगारिक रचनाएं भी की गईं। श्रृंगारिकता भी इन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जा सकती है। रीति काव्य लिखने की परंपरा संस्कृत से हिंदी में आई। रीति काव्य की प्रवृत्तियों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है मुख्य प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत रीति निरूपण और श्रृंगारिकता आती है। दूसरी है गौण प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत राज प्रशस्ति, भक्ति और नीतिपरक रचनाओं को रखा जा सकता है। रीति ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से तीन दृष्टियों से की गई। प्रथम दृष्टि में मात्र रीति कर्म ही इन कवियों का उद्देश्य रहा। इन कवियों ने काव्यांग विशेष का परिचय कराकर अपने कवि कर्म से मुक्ति पाली। इनका उद्देश्य कवित्व प्रदर्शन करना नहीं था। इनके अंतर्गत जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय, वंशीधर, गोविंद, दूलह आदि कवियों के काव्य को रखा जा सकता है। द्वितीय दृष्टि में रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व दिया गया। इस प्रकार के ग्रंथों में लक्षण व उदाहरण दोनों ही उनके रचयिताओं द्वारा रचे गए हैं। उदाहरणों में भी समरसता का गुण है। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, कुलपति, पद्माकर आदि इसी प्रकार के कवि हैं। तृतीय दृष्टि या प्रवृत्ति में लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया। कवियों के ग्रंथों में श्रृंगारिकता विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। बिहारी, मतीराम, भूपति आदि की रचनाएं इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। रीतिकाल के सभी कवियों ने सामान्य पाठक को काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से अपने ग्रंथ लिखे। रीतिकाल कवियों ने आचार्य कर्म की अपेक्षा कवि शिक्षक कर्म का निर्वाह किया। वे कवि मूलतः रसवादी थे। श्रृंगारिकता रीतिकालीन कवियों के काव्यों का प्राण है। नारी के प्रति इस युग में कवियों की दृष्टि सामंतीय रही। इन्होंने नारी को पुरुष वर्ग के समान दर्जा न देकर उसे मात्र भोग का उपकरण माना। नारी के बाह्य रूप के सौंदर्य तक ही इन कवियों की दृष्टि गई। उसके आंतरिक रूप व गुणों तक इनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाई। विलासितापूर्ण उन्मुक्त प्रेम तथा नारी के प्रति सामंती दृष्टि होने के कारण भी इस काल के कवियों के काव्य में गार्हस्थ्यिक प्रेम भी की व्यापक स्वीकृति मिलती है। रीति कवियों ने काव्यशास्त्रीय नियमों के बंधन में बंधकर साधारण पाठक को आत्मविभोर करने वाले काव्य का सृजन किया। रीतिकालीन कवियों ने राज प्रशस्ति अथवा वीर काव्य की भी रचना की। इसमें अलंकार निबद्ध राज विषयक रति की प्रधानता रही। इन वीर काव्यों में उत्साह का अभाव मिलता है। रीति कवियों के वीर काव्य आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा व पराक्रम पर आधारित है। रीति ग्रंथों में भक्ति की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। रीतिकालीन कवियों ने जिन भक्तिपरक रचनाओं का सृजन किया उनका आधार जीवन और जगत के प्रति निराशा है, परंतु इन कवियों की भक्ति में तन्मयता एवं अनन्यता का अभाव है। प्रकृति को रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, फिर भी सेनापति के प्रकृति चित्रण को रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल में नारी के प्रति कवियों के दृष्टिकोण पर लिखा है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल में अभिव्यंजना कला की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले कवि हुए। इन्होंने भाषा का संस्कार, परिष्कार तथा श्रृंगार किया। भक्ति काल में काव्य का भावलोक यदि उच्च और मनोरम था, तो रीति काल में काव्य का कला पक्ष सुंदर, आकर्षक और चमत्कारी बना। इस युग में ब्रजभाषा का परिमार्जन हुआ। यह प्रौढ़ तथा सबल बनी। अवधि में भी काव्य सृष्टि रीतिकाल में हुई, किंतु ब्रजभाषा की भांति इसमें प्रौढ़ता नहीं आई। कवियों ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि अनेक छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया। इस युग के कवियों ने
रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की। रीति कालीन कवियों ने काव्य को विशुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया। इसी युग में मुक्तक परंपरा का विकास हुआ। काव्य में आत्मपरक दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित करने का कार्य भी रीतिकाल के कवियों ने किया। हिंदी गद्य का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ। बिहारी सतसई को रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना होने का गौरव प्राप्त है। फारसी के राजकीय भाषा होने के कारण इसकी अलंकार प्रधान शैली का प्रभाव इस युग की रचनाओं पर पड़ा। अब हम आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा पर। रीति मुक्त काव्यधारा को कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा, क्योंकि यह धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त है। रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम को अपने काव्य का विषय बनाया। रीति मुक्त कवियों का उद्देश्य अपने हृदय के भावों को उन्मुक्तता से अभिव्यक्त करना था। इन कवियों ने बौद्धिकता के स्थान पर भावों को अपने काव्य में स्थान दिया। ये कवि आत्मविभोर होकर काव्य रचना करते थे। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम व ठाकुर को स्थान दिया जाता है। इसमें घनानंद को विशेष स्थान दिया गया है। इस काव्यधारा के कवियों का काव्य व्यक्ति प्रधान है और लौकिक प्रेम का प्रदर्शन करता है। रीति मुक्त कवियों ने अपने प्रेम व्यथा का वर्णन अपने काव्य में किया है। रीति मुक्त कवियों के काव्य में वियोग की पीड़ा को संयोग की अपेक्षा अधिक चित्रित किया गया है। प्रकृति को इन कवियों ने विरहिणी के विरह को उद्दीप्त करने का माध्यम बनाया। इन कवियों की एकांतिक प्रेमानुभूति में सामाजिक स्थिति में व्याप्त असंतोष के दर्शन हो जाते हैं। फारसी के प्रभाव से रीतिमुक्त काव्य में व्यथा की प्रधानता है। इन कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया है। इनकी काव्य शैली पर अलंकारों का अनावश्यक चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता। घनानंद द्वारा सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, परंतु वे सभी अलंकार भाव के अंग रूप में प्रयुक्त हुए हैं। रीति मुक्त कवियों के वर्ण विषय और वर्णन शैली दोनों ही काव्य परंपरा की बंधी बंधाई परिपाटी से मुक्त हैं। रीति मुक्त कवियों के प्रेम में उदात्तता है। इनमें रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिक वासना का पुट बिल्कुल भी नहीं है। इस काव्य में वेदना को प्रेमी अपना भाग्य समझकर मौन होकर सहता है। प्रिय की कुशलता के लिए सदा कामना करता है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम आरंभ में स्थूल शारीरिक है, किंतु बाद में ऊर्ध्वगामी बन गया है, जिसके कारण कहीं कहीं रहस्यात्मकता का आभास होने लगता है। इस धारा की भाषा अद्भुत रूप से सामने आई है। कवियों ने लक्षणाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों के प्रयोग से अपनी भाषा शक्ति का विकास किया। घनानंद और आलम फारसी भाषा के विद्वान थे। रीति मुक्त कवियों के काव्य पर फारसी की काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ा। रीति काल में फारसी का प्रसार उत्तर भारत तक हो गया था। विषय प्रेम का आश्रय, आत्मकथन की शैली में भावात्मक काव्य प्रणयन और अलंकारों की उपेक्षा फारसी के प्रभाव के कारण ही है। घनानंद की इश्कलता की भाषा में फारसी के शब्द भरे पड़े हैं। आलम की रचना शैली में नैराश्य, विशेष प्रेम भावों की आंतरिकता का गुण फारसी के प्रभाव से ही आए। बोधा की भाषा व भाव दोनों पर फारसी का प्रभाव बहुत दिखता है। रीति मुक्त काव्य अधिकतर मुक्तक शैली में ही रचा गया। रीति मुक्त कवियों को प्रेम की पीर के गायक कहा गया। रीति मुक्त कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, जिस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हैं केशव दास। इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1617 ईस्वी में हुआ। केशव दास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। शास्त्रीय दृष्टि से ये अलंकारवादी थे। इनको ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना जाता है। समय की दृष्टि से शुक्ल ने केशव दास जी को भक्ति काल में भी स्थान दिया, किंतु प्रवृत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केशव रीतिकालीन कवि हैं।
केशव के बिना अलंकार की कविता को सुंदर नहीं मानते। केशव की इस संबंध में कुछ निम्न पंक्तियाँ प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। केशवदास ने कई ग्रंथों की रचना की जिनमें रामचंद्रिका को इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यह प्रसिद्ध है कि केशव ने रामचरितमानस की स्पर्धा में रामचंद्रिका की रचना मात्र एक रात में ही कर दी थी। रामचंद्रिका 39 सर्गों का महाकाव्य है। इस ग्रंथ में छंदों की विविधता देखने को मिलती है। छंदों की विविधता के कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। केशवदास की कविता इतनी क्लिष्ट है कि एक साधारण पाठक अर्थ को समझ ही नहीं सकता। केशव की कृति रामचंद्रिका अपने संवादों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीतिकालीन कवियों को रसवादी माना है। रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक भी केशव को ही माना है। केशवदास के रचित कुछ अन्य ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख शिख, छंदमाला। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला को रीतिपरक ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार की राजनर्तकी को काव्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केशव ने कवि प्रिया की रचना की। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे मतीराम की। मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बनपुर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन किया। ये रीतिबद्ध कवि हैं। मतीराम सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि कई राजाओं के आश्रय में रहे। इन्होंने 8 कृतियों की रचना की। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। फूल मंजरी की रचना इन्होंने जहांगीर की आज्ञा से 1619 ईस्वी में की थी। ललित ललाम की रचना भावसिंह के आश्रय में 1661 से 1664 के बीच की थी। सतसई की रचना भोगनाथ के आश्रय में 1681 ईस्वी के आसपास की। अलंकार पंचाशिका की रचना ज्ञानचंद के आश्रय में 1690 ईस्वी तथा वृत्त कौमुदी की रचना स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में 1701 ईस्वी में की। रसमंजरी भानुदत्त और रहीम के बरवय नायिका भेद के आधार पर मतीराम ने रसराज की रचना की। श्रृंगार के साथ साथ मतीराम ने अपने ग्रंथों में राज प्रशस्ति को भी अपने काव्य का विषय बनाया। मतीराम कृत मतीराम सतसई बिहारी सतसई के समान ही मुक्तकों का संग्रह है। वृत्त कौमुदी मतीराम का छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है। मतीराम की काव्य भाषा में किसी प्रकार की बनावट नहीं है। इनकी भाषा में व्यर्थ के शब्दों का ढेर भी नहीं मिलता। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब अगले कवि भूषण के बारे में हम बात करते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में और इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ। भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस युक्त रचनाएं लिखी। भूषण कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण छत्रपति शिवाजी, शाहूजी एवं छत्रसाल बुंदेल आदि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे। कहा जाता है कि चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। शिवाजी के आश्रय में रहकर भूषण ने शिवराज भूषण 1673 में
शिवा बावनी तथा अनेक स्फुट छंदों की रचना की। छत्रसाल की प्रशंसा में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा नामक ग्रंथों की रचना भी भूषण ने की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। आचार्य कर्म में भूषण को सफलता नहीं मिली, किंतु कवि कर्म में इन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। भूषण को वीर रचनाओं के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भूषण ने अपने काव्य में शिवाजी को राम, विष्णु एवं शिव का अवतार घोषित किया। भूषण के काव्य में तत्कालीन समाज की स्थिति, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं। शिवा को बखानौ छत्रसाल को पंक्ति के रचयिता भूषण हैं। भूषण के काव्य में भाषागत अव्यवस्था एवं व्याकरणगत त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। कहा जाता है कि भूषण की पालकी में महाराज छत्रसाल ने स्वयं अपना कंधा लगाया था। छत्रसाल पन्ना का शासक थे। भूषण को रीतिकाल का प्रतिनिधि राष्ट्र कवि कहा गया। भूषण ने वीर रस की कविता में द्वित वर्णों और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया है। भूषण ने आश्रयदाता कवियों के युद्ध वर्णन की अपेक्षा युद्ध की तैयारी का वर्णन अधिक किया। अब आते हैं हम बिहारी लाल पर। इनका जन्म 1595 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के राज्याश्रित कवि थे। इनकी रचना बिहारी सतसई रीतिकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें 713 दोहे हैं, जिनकी रचना दोहा छंद में की गई है। बिहारी सतसई में जयपुर नरेश जयसिंह की प्रशंसा के दोहे मिलते हैं। जनश्रुति के अनुसार बिहारी केशवदास के शिष्य थे। बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति के दोहे हैं। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक शतक बिहारी सतसई के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ माने गए हैं। सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई की ही लिखी गई हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तवती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के दोहों को हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। बिहारी सतसई में ज्योतिष संबंधी दोहे भी देखने को मिलते हैं। बिहारी रीतिकाल के ऐसे लोकप्रिय कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिनका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए जाना जाता है। आनंदीलाल शर्मा जोशी ने बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका लिखी। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। बिहारी ने ब्रज भाषा में रचना की। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। बिहारी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता थी। बिहारी के काव्य में विरह वर्णन में शारीरिक कृशता और विरह की पीड़ा का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। बिहारी की अलंकार योजना भी उत्कृष्ट श्रेणी की मानी गई है। शब्दों को मांझने, चमकाने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में भी बिहारी सिद्धहस्त हैं। अब हम बात करेंगे देव की। इनका जन्म 1673 और मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई। देव का रीति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म इटावा के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देव आजम शाह चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती ड्योढ़िया खेरा के राजा उद्योत सिंह आदि के दरबारी कवि थे। देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु आज मात्र 15 ही उपलब्ध हैं। ये हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। प्रेम चंद्रिका में देव ने विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। राग रत्नाकर एक संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है।
देव अपने मत को प्रबल शब्दों में एवं आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार है। इनके काव्य में शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था अधिक है, फिर भी उनकी कविता सरस एवं भावपूर्ण है। आचार्यत्व की अपेक्षा देव का कवित्व एवं अधिक सशक्त है। देव की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा है। देव ने कई आश्रयदाता बदले क्योंकि उन्हें उदार आश्रयदाता नहीं मिला। मिश्र बंधु पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि माना है। अब हम बात करेंगे घनानंद की। घनानंद, इनका जन्म 1689 में और मृत्यु 1739 में हुई। घनानंद स्वच्छंद यानी कि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के सभी गुण इनकी शैली में देखने को मिलते हैं। इनकी लौकिक श्रृंगार एवं शक्ति से संबंधित रचनाएं प्राप्त होती हैं। लौकिक श्रृंगार की रचनाएं कवित्व सवैयों एवं भक्ति की दोहे चौपाइयों में रचित हैं। इनके काव्य में भाव इनके अपने ही हैं। भावों में विषाद और निराशा की प्रचुरता है। घनानंद ने भावों का सीधा वर्णन किया है। वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र घनानंद के काव्य में मिलते हैं। घनानंद संयोग एवं वियोग दोनों ही स्थितियों में भावमग्न रहते हैं। घनानंद के प्रेम की उक्तियों में रहस्यात्मकता की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी के पद पर थे। वे सुजान नामक वेश्या पर मोहित थे। सुजान के इर्द गिर्द ही उनकी रचनाएं घूमती हैं। घनानंद की शैली उत्तम पुरुष प्रधान आत्मनिवेदन की है। घनानंद ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें काव्य की प्रेरणा प्रेयसी सुजान के मादक रूप से मिलती है। उसी को वह काव्य के रूप में उपस्थित कर देते हैं। घनानंद का काव्य स्वयं की प्रेमानुभूति है। भावजन्य वक्रता घनानंद के काव्य की एक अन्य विशेषता है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करना घनानंद की शैली है। घनानंद का विरह लीला वियोग बलि भी इसे कहा गया है नामक ग्रंथ फारसी के छंद में है। घनानंद की रचनाओं को सर्वप्रथम हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था। संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व का संपादन किया। सुजान सागर घनानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अति सूधो स्नेह को मारक कहाँ नेकू सयानप बांक नहीं पंक्ति घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। घनानंद मूलतः ब्रज भाषा के कवि थे। इनके काव्य में सर्वत्र भावना पक्ष की ही प्रधानता रही। घनानंद को रस का साक्षात अवतार माना जाता है। अब हम पद्माकर के बारे में जानते हैं। 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर हुआ। ये तेलंग ब्राह्मण थे। कवित्व का पूर्णतः निर्वाह करते हुए नवरसों का सफल निरूपण करने वालों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। पद्माकर ने अपना जीवन सागर नरेश रघुनाथ राव आप्पा, महाराज जैतपुर, सुमरा निवासी नीने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश, महाराज परीक्षित, शुजा उद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी, सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उसके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में अपना जीवन गुजारा। पद्माकर के मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। शेष ग्रंथ वीर अथवा भक्ति या वैराग्य से संबंधित हैं। इन्होंने रीति ग्रंथों में अलंकार और नवरस विवेचना की है। पद्माभरण की रचना 1810 और जगत विनोद की रचना 1803 ईस्वी में और 1821 के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में व उनकी आज्ञा से हुई। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। पद्माकर की सबसे बड़ी विशेषता इनकी बिंब योजना है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति व लोक जीवन का चित्रण मिलता है। रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर हैं।
पद्माकर श्रृंगार एवं वीर रस के कवि हैं। पद्माकर की रचनाओं में कवित्व का उत्कर्ष दिखाई देता है। इनके काव्य में आनुप्रासंगिकता, कोमल भाव, कल्पना का प्रयोग मिलता है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की। अब हम कुछ रीतिकाल के जो प्रमुख कवि और उनके काव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिंतामणि, इनकी रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। कुलपति मिश्र, रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी, नखशिख, देव, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। सोमनाथ के हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। भिखारीदास ने जो रचनाएं की वे हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्ण पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। रसिक गोविंद, इन्होंने रचनाएं की रामायण सूचिका, कलिजुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी, पदावली। रसिक गोविंदानंद धन, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका, रसिक गोविंद। प्रताप शाही, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जस रस चंद्रिका। इनके बाद ग्वाल, रसिकानंद, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, प्रस्तार प्रकाश, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, हमीर हठ, विजय विनोद, भक्त भावन, कुब्जाष्टक, गुरु 50, निम्बार्क स्वाम्यष्टक, इश्क लहर दरियाव, कवि हृदय विनोद आदि। रसलीन की रचनाएं हैं रस प्रबोध, अंग दर्पण। पद्माकर, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, कली 25। बेनी प्रवीण की रचनाएं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। मतीराम की फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। जसवंत सिंह की